वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर को एंड लास्ट में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात करें तो दो ऑर्गन है, एक क्या है आपका बोन मैरो और सेकेंड अगर बात करो आप तो दूसरा क्या है आपका थाइमस। ये दोनों किस में आते हैं आपके प्राइमरी एंड लिम्फोइड ऑर्गन में। और ये करते क्या है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होता है यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट करके किस में चेंज होता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। ठीक है, तो बोन मैरो और थाइमस दोनों में क्या होते हैं, इमेच्योर जो लिम्फोसाइट होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बोन मैरो के बारे में। तो देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें बोन मैरो की तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, ये आपको पता है। दूसरा जो टी लिम्फोसाइट है यहाँ पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें थाइमस की, थाइमस भी क्या है आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और जनरली अगर हम बात करें तो कैसा होता है, पेयर लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट है आपका हार्ट के पास में। और बात करो कि बोन जो आपके ब्रेस्ट बोन है उसके क्या होते हैं, अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। और जनरली जो इसकी जो साइज होती है वो चाइल्ड एज में क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है। और एक तरह से आप बात करो जब पवर्टी एज की बात करो तो वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल साइज में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थाइमस में भी क्या होता है, पहला तो आपने पढ़ा ही क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे भी टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मेचुरेशन करते हैं या मेच्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। तो देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन आते हैं, एक आपका स्प्लीन है, नेक्स्ट अपन बात करो तो आप टॉन्सिल, थर्ड बात करो तो लिम्फ नोड, उसके बाद अगर हम बात करें तो पेयर्स पैचेज, और नेक्स्ट क्या होता है आपका अपेंडिक्स। ये सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अभी करते क्या है, ये साइट प्रोवाइड करते हैं किसके इंटरेक्शन के लिए, लिम्फोसाइट की एंटीजन के साथ। यानी यहाँ पे लिम्फोसाइट और एंटीजन का जो इंटरेक्शन होता है इसके लिए साइट को प्रोवाइड करते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और इसमें कौन कौन आते हैं आपके, स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेज एंड अपेंडिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्प्लीन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन कैसा होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट या फेगोसाइट्स और क्या होते हैं, आरबीसी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली स्प्लीन काम कैसे करता है, ये एक्ट वर्क करता है कैसे, फिल्टर के जैसे। जो करता क्या है, माइक्रोब्स या एंटीजन वगैरह को क्या करता है, ट्रैप करता है। दूसरा अगर हम बात करें स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन को हम बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, मतलब यहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन वगैरह भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बर्नआउट आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी किए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम सेकेंड अगर हम बात करें ऑर्गन की, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, तो लिम्फ नोड क्या है आपका, लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड भी क्या काम करता है, ये माइक्रोब्स या एंटीजन को ट्रैप करता है जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये करते किसको एक्टिवेट करता है, लिम्फोसाइट को। किसको एक्टिवेट करता है, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। जब लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं तो करता क्या है, वो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। तो मेनली लिम्फ नोड क्या काम करता है, माइक्रोब्स या एंटीजन जो प्रेजेंट है, ठीक है, लिम्फ नोड एरिया में, उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। और किसको एक्टिवेट करता है, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। और जब लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं तो करते क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है माल्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, माल्ट के बारे में। अब माल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अगर ओवरऑल हम बात करें कि जो लिम्फोइड टिश्यू का, तो 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और लंग्स में। ठीक है, तो ये जो इतने सारे जो 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लंग्स में। इन्हीं एक ऐसे है आपके म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम के कौन कौन डिसऑर्डर हैं। तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो क्या है आपका हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, या दूसरे टर्म इसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है एलर्जी में, कि कोई भी पर्सन होता है वो कॉमन जो एंटीजन या एजेंट के लिए क्या होता है हाइपर सेंसिटिवनेस क्या करता है, देता है। या सिंपल आप बात करो, जैसे बहुत सारे पर्सन है जिसको क्या होती है डस्ट से, पॉलन ग्रेन से क्या होती है, या मेडिसिन से, ठीक है, एलर्जी होती है, पर सबको नहीं होती। ठीक है, कुछ पर्सन क्या करते हैं उसको, यानी कुछ पर्सन ही क्या करते हैं उसके लिए क्या दिखाते हैं, हाइपर सेंसिटिवनेस दिखाते हैं, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, एलर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब जो एजेंट होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेन। क्या बोलते हैं, एलर्जेन। अगर हम कॉमन एलर्जेन की बात करें, कौन कौन से कॉमन एलर्जेन हैं, ठीक है, तो अगर कॉमन एलर्जेन की आप बात करो तो पहले क्या है आपके पॉलन ग्रेन। ठीक है। कुछ फूड प्रिपरेशन में जैसे आप बोलते हो एग एंड फिश प्रिपरेशन में भी क्या होता है बहुत लोगों को एलर्जी होती है। जैसे मेडिसिन, मेडिसिन में क्या है आपका पेंसिलिन वगैरह, इससे भी क्या होते हैं एलर्जी कॉज होती है, और ये क्या है कॉमन एलर्जन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे एलर्जी के जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, उसका नाम क्या है आपका आईजी। क्या नाम है आपका, आईजीई। और ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो जो एलर्जी के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईजीई टाइप एंटीबॉडी। ठीक है। अब एलर्जी में सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, तो पहला है आपका स्नीजिंग, रनिंग नोज, और सांस लेने में क्या होती है दिक्कत होती है, या ब्रीदिंग में क्या होती है डिफिकल्टी होती है। अब हम बात करें हमारे बॉडी में एलर्जी होती क्यों है, तो उसका रीजन क्या है, हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, जो केमिकल रिलीज कौन करता है, ये केमिकल रिलीज करता है मास्ट सेल। कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। अब कौन सा केमिकल रिलीज करता है, एक हिस्टामाइन, दूसरा कौन करता है, सेरोटोनिन। ठीक है। तो एलर्जी हमारे बॉडी में, जैसे मान लो कोई एलर्जन है जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। और मास्ट सेल वो केमिकल कौन सा रिलीज करता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जिसके बेसिस पे क्या होती है हमारी बॉडी में एनर्जी कॉज होती है। ठीक है। अब इसके लिए हम ड्रग की बात करें तो स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग और एंटी हिस्टामेटिक ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, एलर्जी के केस में। ठीक है। चलिए अब दूसरा जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है आपका, ब्रोंकियल अस्थमा। सेकंड कौन है आपका, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। यहाँ पे अब जल्दी ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, जब यहाँ पाइथोजन किस इंटर करता है बॉडी में, कैसे इंटर करता है, वाया इनहेलेशन। ठीक है। जब पैथोजन बॉडी में इंटर करेगा किसके थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू वो इंटर करता है। तो यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होती है ब्रोंकियल्स की वॉल की, वो कैसी होती है, स्पैम्स हो जाती है, मतलब बोल सकते हो उसमें काफ़ी बोल सकते हो कॉन्ट्रेक्शन, या बोल सकते हो कि अनकंट्रोल मूवमेंट उसमें होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है। और जब इसके बेसिस पे होता क्या है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वॉल की, वो क्या रिलीज करती है, एक्सेस अमाउंट में क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब क्या हुआ, जब पैथोजन क्या होता है इंटर करता है किसके वजह, इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू इंटर करेगा, तो जो स्मूथ मसल्स होती है ब्रोंकियल्स की वॉल की, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्पैम देखने को मिलता है। मतलब आप बात करते हो कि जो उसकी मसल होती है वॉल की, वो क्या होती है, अनकंट्रोल मूवमेंट करती है, जिसको हम रोक नहीं पाते। ठीक है। और या दूसरे से बोलते हो मसल में एटेनमेरी हो जाती है। ठीक है। जिसके बेसिस पे क्या होती है, वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। और वहाँ पे तब होता क्या है कि जो उसकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वॉल की, वो क्या रिलीज करती है, एक्सेस अमाउंट में म्यूकस रिलीज करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। यहाँ के भी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके भी सिम्टम्स क्या है, कफिंग, उसका दूसरा क्या है आपका, सांस लेने में क्या होती है दिक्कत होती है, या ब्रीदिंग में क्या होती है डिफिकल्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे हे फीवर के बारे में। ठीक है। अब हे फीवर मेनली किससे होता है, आप बोलते हो पोलन ग्रेन की एलर्जी है। ठीक है। तो हे फीवर में होता क्या है कि जो आई की म्यूकोसा है और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये इफेक्टेड होते हैं, ये हाइपर सेंसिटिवनेस दिखाते हैं,
ठीक है। किसके लिए? एलर्जन के लिए। एलर्जन कौन है? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? है फीवर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका एक्जिमा, या इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस क्या है आपका? यहाँ पे जो सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन रेड होने लगती है, स्किन पे क्या होती है? स्कल फॉर्मेशन होता है, स्किन में रेडनेस दिखाई देती है, या बोल सकते हो कि पैचेस फॉर्म होते हैं रेड रेड कलर के। और दूसरी आप बात करें तो स्कल फॉर्मेशन वगैरह होने लगती है स्किन में, तो इसको हम बोलते हैं एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है आपका? एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है? एलर्जन किस में इंटर करता है? ब्लड में। किस में इंटर करता है? ब्लड में। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें किस में इंटर करेगा एलर्जन? ब्लड में। जब ब्लड में इंटर करता है तो किसको स्टिमुलेट करता है? हिस्टामिन के सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जब हिस्टामिन का सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाता है तो होता क्या है? वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं साइज में। जब इनलार्ज होते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे लार्ज अमाउंट में जो फ्लूइड है वो कहाँ आता है? एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में। कहाँ पहुंचता है? एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में वाया ब्लड वेसल में। ठीक है। अब जब लार्ज अमाउंट में क्या होता है? ब्लड पहुंचेगा एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, तो ब्लड प्रेशर क्या होती है? डिक्रीज होती है बहुत तेजी से, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनाफिलेटिक शॉक। क्या बोलते हैं? एनाफिलेटिक शॉक। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को। क्या पढ़ना है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम बोलते क्या है? जैसे आप बोलते हो कि नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम किसके लिए होता है? नॉन सेल्फ एंटीजन के लिए। ठीक है, नॉन सेल्फ एंटीजन जो सेल है उनके लिए क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ जेनेटिक रीजन से या बोल सकते हो अदर जो कॉजेज है उसके बेसिस पे जो इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है डिटेक्शन करने में। किसको डिटेक्ट करने में? नॉन सेल्फ एंटीजन को और सेल्फ एंटीजन के बीच में डिफरेंस डिफरेंस करने के बीच। जब उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता तो करता क्या है? एंटीबॉडी फॉर्म किसके लिए कर देता है? सेल्फ एंटीजन के लिए। जब सेल्फ एंटीजन सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगी? रिड्यूस होगी, या इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उसके बेसिस पे जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है? इम्यून सिस्टम फेल किसके लिए हो जाता है? डिटर्मिनेट करने में, डिफ्रेंशिएट करने में। किसको? सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में। तो करता क्या है? वो एंटीबॉडी रिलीज करता है किसके लिए? सेल्फ एंटीजन के लिए, और इसके लिए एंटीबॉडी रिलीज नहीं करता। जब सेल्फ एंटीजन के लिए एंटीबॉडी रिलीज करेगा तो उसके बेसिस पे क्या होते हैं? सेल्फ एंटीजन जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। चलिए आगे देखें। अब इसमें कौन कौन से डिजीज है, डिसऑर्डर है? पहला है आपका माइस्थेसिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है आपका? माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म होती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए। किसके लिए फॉर्म होती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए क्या होती है? यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हुई? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए। जब एंटीबॉडी नर्व इंपल्स का कंडक्शन क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा? इफेक्ट होगा। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है? यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए। और जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी फॉर्म होता है, अभी किसके बेसिस पे होता है? कि जब वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना इम्यून सिस्टम, इसको सेल्फ एंटीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए एंटीबॉडी फॉर्म करता है, जिसके लिए बेसिस पे क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है, और एक तरह से देखा जाए इसके बेसिस पे क्या होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें सेकेंड जो डिसऑर्डर है ऑटोइम्यून में, वो क्या है आपका? पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है? कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल के लिए। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है? विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है? फेल हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है? कुछ डाइजेस्टिव
सेल के लिए। अब यहाँ पे जब B12 का एब्जॉर्प्शन फेल हो जाएगा तो ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब डिफिशियंसी होगी ब्लड की तो उसी को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो डिसऑर्डर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हैशीमोटो डिजीज। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है, थायराइड ग्लैंड के लिए। किसके लिए फॉर्म की जाती है, थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, जब एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड के लिए फॉर्म की जाती है तो यहाँ किसके सेल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। जब डिस्ट्रॉय होंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन था वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिशियंसी किसकी होती है, थायराइड हार्मोन्स की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जा रही है, थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हैशीमोटो डिजीज। नेक्स्ट है आपका ड्यूमेनाइट अर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पे जब इम्यून रिस्पॉन्स फेल हो जाता है सेल्फ एंटीजन के लिए तो मेनली किसको अटैक करता है, जॉइंट्स को। ठीक है, तो मेनली ड्यूमेनाइट अर्थराइटिस डिसऑर्डर किसका है, आपका जॉइंट का डिजीज है। यहाँ पे होता क्या है, जो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, तो हैवी पेन होता है, उसी को हम बोलते हैं ड्यूमेनाइट अर्थराइटिस। एक्चुअली इसका रीजन अभी अभी बिल्कुल रियल रीजन तो नहीं पता है कि कैसे ड्यूमेनाइट अर्थराइटिस होता है, बट एक से इसका एक रीजन ऐसा भी है कि इम्यून सिस्टम जब प्रॉपर वर्क नहीं करता, या बोल सकते हो कि वो सेल्फ एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो एक तरह से किस पे अटैक करता है, वो जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पे जब डिसऑर्डर होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यूमेनाइट अर्थराइटिस। यहाँ पे होता है क्या, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स की, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है और हैवी पेन वगैरह भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो डिसऑर्डर है वो क्या है आपका, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस कैसे होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है, कुछ सेल जो होते हैं पेंक्रियाज के, उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी फॉर्म की जाती है। जिसके बेसिस पे क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगा। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगा तो आप बोलते हो ना कि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज को किस पे कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में, तो कन्वर्जन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो पहला क्या है आपका, हाइपरग्लाइसेमिया। दूसरा है आपका ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीडिस्पिया मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट। पॉलीफेगिया मतलब एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स है किसके, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस के। इसके बाद लास्ट क्या है आपका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट फॉर्म की जाती है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट। जब माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होता है तो ये डिस्ट्रॉय होता है माइलिन शीथ वगैरह, जिसके बेसिस पे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मतलब जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है एक जॉन टू जॉन, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो आप बोलते हो उसको में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज को। किसको पढ़ेंगे, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला डिसऑर्डर है क्या है आपका, SCID। ठीक है, फर्स्ट डिसऑर्डर क्या है आपका, SCID। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सब कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये जनरली किसके बेसिस पे होता है, जेनेटिक म्यूटेशन के बेसिस पे भी होता है। दूसरा इसके बेसिस पे होता है जो एडेनोसाइन डाइअमीनेज एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब जब बात करें एडेनोसाइन डाइअमीनेज एंजाइम करता क्या होगा, एक इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट। जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो टी एंड बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं एडेनोसाइन डाइअमीनेज एंजाइम की डिफिशियंसी के, तो वो जल्दी मर जाते हैं, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, अर्ली अप टू अर्ली एज, मतलब बहुत जल्दी कम एज में क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक होती है। ठीक है, या बोल सकते हो जो टी सेल का काउंट है वो काफ़ी डिक्रीज होने लगता है, तो लास्ट में उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है आपका, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे
एड्स के बारे में जो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। एड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे होता क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है किसका, टी हेल्पर सेल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं इसके थ्रू, एचआईवी वायरस के थ्रू, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्स। इसके बहुत डिटेल नॉलेज आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया चुका है एड्स के बारे में। तो ओवरऑल ये क्या था आपका, इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है आपके सिंड्रोम है।